गई। सारी रात इसी कश्मकश में निकाल दी कि क्या करूं क्या ना करूं। सोच सोच कर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने मेडिसिन ली और थोड़ी देर में वो सो गई। देर से सोने की वजह से उसे उठने में भी देरी हो गई, इसलिए आज वो ऑफिस नहीं गई। वो नहा धोकर तैयार हुई और आर्द्री को शाम को बीच पर मिलने का बोलकर वहां से चली गई। आर्द्री ने जब शुजा का मैसेज देखा तो एक पल को उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके मैसेज को हाथ से छूकर बोला, आखिर तुम्हें मेरी याद आ गई सनम। शाम को तय समय पर शुजा ऑटो करके बीच पर पहुंच गई और एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगी। उसके पहुंचने के 5 मिनट बाद ही आर्द्री भी वहां पहुंच गया। उसने शुजा को एक पत्थर पर बैठा देखा तो वो भी उसके पास आकर बैठ गया और उसे देखने लगा। पर शुजा अपनी ही सोच में गुम थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब आर्द्री उसके पास आकर बैठ गया और कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्द्री ने जैसे ही उसके आंसू पोंछे वो एकदम से हड़बड़ा गई। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख आर्द्री ने उसे कहा, रिलैक्स रिलैक्स, इट्स मी। शुजा ने जल्दी से अपना चेहरा पलटा और अपने आंसू साफ किए। इन्हें बह जाने दो, क्यों रोक के रखे हैं। शुजा ने अपने आप को मजबूत किया और आर्द्री की तरफ देखा। उसे देखकर शुजा के दिल में एक टीस सी उठी। उसकी आंखों में खालीपन देखते ही एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने बड़ी ही सफाई से उन्हें पोंछ दिया और झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, कैसे हो। आर्द्री फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, जैसा भी हूं तुम्हारे सामने हूं, बस यूं समझ लो जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। शुजा ने तड़प कर कहा, पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप। आर्द्री फीका सा मुस्कुरा दिया और बोला, पागल ही तो था जो तुमसे प्यार किया और अब भी पागल ही तो हूं जो तुम्हारे एक मैसेज पर दौड़ कर आ गया। क्यों कर रहे हो आप ऐसा, ये कैसी हालत बना रखी है आपने, हो क्या गया है आपको। शुजा ने उसकी तरफ देखकर बेचैनी से बोला। आर्द्री टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, ये जो तुम मुझसे बोल रहे हो ना, ये सवाल तो मुझे खुद पूछना चाहिए, क्योंकि यह सब तो तुम्हारा ही किया धरा है ना। आर्द्री शुजा को बाजुओं से पकड़ते हुए बोला, और वैसे भी इसका जवाब तो मुझे तुमसे चाहिए। क्यों कर रही हो तुम ऐसे, इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ। शुजा ने अटकते हुए और उससे नजरें चुराते हुए बोला। आर्द्री वहां से उठा और आगे रेत के पास जाकर समुद्र की उफनती लहरों को देखते हुए खड़ा हो गया। इस समय दोनों के ही दिल में समुद्र का उफान उठा हुआ था। शुजा ने आंखें बंद की और आर्द्री के पास आकर खड़ी हो गई और सामने की तरफ देखती हुई बोली, ये इस तरह की हरकतें करके आपको क्या मिल जाएगा। ये जो आपने अपना हुलिया बना रखा है, उन सबका आपके डैड पर क्या असर होगा, उसका अंदाजा भी है आपको। कितनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें ये सब देखकर। आर्द्री बेचैनी से बोला, ये बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, शुजा 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 प्लीज ऐसे मत करो शुजा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा शुजा, यार नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। शुजा ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आप मुझे कितने समय से जानते हो, मतलब। आर्द्री हैरानी से बोला तो शुजा ने वापस से रिपीट करते हुए कहा, आप मुझे कितने महीनों से जानते हो। लगभग साल भर से, आर्द्री ने हिचकिचाते हुए बोला। तो शुजा बोली, तो आपके लिए साल भर के प्यार के आगे पिछले 26-27 सालों के प्यार का कोई महत्व नहीं है। आपको मुझसे मिले हुए अभी साल भी नहीं हुआ है, तो आप बोल रहे हो कि आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि आपके बिना आपके डैड कैसे रह लेंगे। उनसे तो आपका कई सालों का रिश्ता है, तो वो कैसे रहेंगे आपके बिना, ये सोचा है आपने कभी। शुजा आर्द्री के हाथों को पकड़ती हुई बोली, आर्द्री प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो भी कर रही हूँ वो सबके लिए सही है आर्द्री। शुजा ने आर्द्री को समझाने की काफी कोशिश की, पर आर्द्री तो जैसे कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था, तो मुझे जवाब दे दो शुजा, आई स्वेयर मैं दोबारा तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते आर्द्री, कुछ सवाल सवाल बनकर ही रह जाएं तो अच्छा है। शुजा ने उससे कहा तो वो उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला, एक बार बता तो दो शिजू प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शुजा, तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं, क्या तुम मुझे इस काबिल नहीं समझती कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा अपनी पूरी जिंदगी बिता सकूं। बोलो शुजा प्लीज स्पीक अप डैम इट। शुजा तड़पते हुए बोली, अब मैं आपको कैसे बताऊं आर्द्री की कमी आप में नहीं है, कमी मुझ में है। नहीं हूं मैं आपके काबिल, नहीं हूं, नहीं दे सकती मैं सारी जिंदगी आपका साथ। जो लड़की अपने वादे को पूरा नहीं कर सकती ना, वो आपके काबिल कैसे हो सकती है आर्द्री। शुजा ये तुम क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर्द्री बेचैनी से बोला। शुजा रोते हुए तड़पते हुए बोली, मैं धोखेबाज हूँ आर्द्री, मैंने न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर वालों को भी धोखा दिया है आर्द्री, सबको धोखा दिया है मैंने आर्द्री। फिर आर्द्री की कॉलर पकड़ते हुए बोली, आप मेरे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहते हो ना, पर मैं क्या आपके साथ सारी जिंदगी बिताऊंगी, मेरी तो खुद की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है आर्द्री, मैं एक धोखेबाज हूँ। आर्द्री उसके कंधों को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, तुम साफ साफ बताओ आखिर क्या कहना चाह रही हो। ठीक है तो साफ साफ सुनो, पर उसके बाद मतलब रीजन जानने के बाद आप ये रिश्ता खुद से खत्म करोगे। शुजा ने उसकी तरफ देखते हुए बोला,
तो आरती उससे बोला, मैं रीजन जानने के बाद डिसाइड करूंगा। शिजा ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने पीछे से एक फाइल निकालकर कांपते हाथों से आरती के सामने रख दी। आरती ने एक नजर शिजा को देखा, फिर उसके कांपते हाथों से वो फाइल ली और जैसे ही उसे खोलकर देखा, उसके हाथ कांपने लगे और आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दम से वहीं रेत पर बैठ गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, ब्रेन ट्यूमर, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिजा भी वहीं रेत पर बैठ गई। आरती ने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी और फिर शिजा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में आंसू होने के बावजूद भी चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसे ऐसे चुपचाप अपनी तरफ देखते हुए पाकर। शिजा ने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके हाथ से फाइल ली और बोली, अब तो आपको आपका जवाब मिल गया ना। आरती ने अपनी आंखें बंद की और शिजा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और अपने गले से लगा लिया। काफी देर तक ऐसे ही रहने के बाद वो उठा और बोला, चलो अंधेरा हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए, देर बहुत हो गई है। शिजा उठी और आरती के पीछे पीछे चल पड़ी। दोनों गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। गाड़ी में दोनों ही खामोश थे। घर पहुंचकर शिजा गाड़ी से उतरकर बाहर आई और सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तभी घर का एक नौकर आकर बोला, अरे आ गई बिटिया आप? अरे हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपको अंदर बड़े साहब बुला रहे हैं। जी काका, आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ, शिजा ने कहा और रूम में आकर उसने अलमारी में अपनी फाइल रखी और दरवाजा बंद करके वहां चली गई। जब अंदर गई तो एक पल को हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने उसके और चिति के पेरेंट्स थे। उन्हें देखकर ही वो सबके गले लग गई। What a pleasant surprise! आप सब यहाँ अचानक? शिजा चहकते हुए बोली। अपनी फैमिली मेंबर्स को देखकर वो अपने सारे गम भूल गई। अजय उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता है आप सब जो आ गए हो ना, और मुझे पहले ये बताओ कि आने का बताया क्यों नहीं? अरे सरप्राइज नाम की भी कोई चीज होती है, बस वही देने आए थे, यशी ने हंसते हुए कहा। तभी कमल जी बोले, और वो क्या है ना बेटा, ज्वालामुखी अपने उग्रवादी को मिस कर रही थी, बोल रही थी कि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अब देख लीजिए अनीता जी, ठीक है आपकी आतंकवादी। शिजा मुस्कुराते हुए अनीता जी के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए पर उसने उन्हें बहने से रोक लिया। फिर छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मेरी ज्वालामुखी, वैसे तुम मुझसे इतना तंग आ जाती हो, अब बड़ा मिस कर रहे हो? समथिंग समथिंग। अनीता जी ने सिर पर हल्की सी चपत लगा दी। आज फिर से शिजा की हंसी गूंज रही थी। सभी बातें करने में बिजी थे और शिजा भी हंस हंसकर सबसे बातें कर रही थी। आरती की नजर जब हंसती हुई शिजा पर पड़ी तो वो सोचने लगा, कितनी आसानी से अपना दर्द छिपा लेती है। क्या है ये लड़की, पल में कुछ और पल में कुछ। इस समय शिजा अपनी बीमारी सब भूल चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। याद था तो उसकी फैमिली जो आज उसके सामने बैठी थी। दीपक जी और मीनल जी भी बहुत खुश थे। कहते हैं ना, जब आपका परिवार साथ हो तो बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति आ जाती है। परिवार इंसान की ताकत होता है, जिनसे हिम्मत मिलती है। बस यही हुआ था शिजा के साथ भी। फैमिली को सामने देखकर वो सब कुछ भूल गई थी। खाना खाकर सभी आराम करने चले गए। सभी लोग शिजा के साथ आकर रुक गए। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी सोने चले गए। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच शिजा अपनी बीमारी के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी और वो पहले की तरह हंसने लगी थी। आरती भी अब ऑफिस जाने लगा था। एक दिन शाम के समय आदित्य जी गेस्ट हाउस में शुक्लार्क फैमिली के साथ बैठे हुए थे। सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी यशी शिजा के कपड़े रखने उसके रूम में आई और उसी समय अजय भी किसी काम से शिजा के रूम में आया। यशी ने अलमीरा खोलकर कपड़े रखे कि तभी अजय ने यशी को उसके पीछे से पकड़ा। यशी एकदम से घबरा गई और उसने झटके से अपना हाथ खींचा, जिस वजह से शिजा के कुछ कपड़े नीचे गिर गए और उसी के साथ नीचे गिरी उसकी वो रिपोर्ट वाली फाइल। यशी ने अजय को घूर कर देखा और बोली, क्या करते हो यार, गिरा दिए ना कपड़े। फिर नीचे से कपड़े उठाने लगी कि तभी उसकी नजर फाइल पर पड़ी और उसी समय अजय की नजर भी उस फाइल पर पड़ी। ये क्या है बोलकर उसने फाइल उठाई। वो खोलने ही वाला था कि तभी बाहर से दीपक जी ने आवाज लगाई। अजय फाइल लेकर यशी के साथ ही रूम से बाहर सबके पास आ गया और हाथ में फाइल देखकर कमल जी बोले, ये फाइल कैसी है बेटा? पता नहीं बाप, शिजा की अलमीरा से गिरी। बोलते हुए उसने जैसे ही खोलकर देखा, वो हैरान सा होकर एकदम सोफे पर धम से बैठ गया। जब सभी ने उसे ऐसे बैठे देखा तो सभी घबरा गए। कमल जी घबराते हुए बोले, बेटा क्या हुआ, ऐसा क्या है इस फाइल में? यशी ने उसके हाथ से फाइल लेकर उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसने एक नजर सबको देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दीपक जी और आदित्य जी ने बेचैनी से पूछा, बेटा आखिर क्या लिखा है इस फाइल में, कैसी फाइल है ये? वो छोटी को ब्रेन ट्यूमर है, यशी ने लड़खड़ाती जबान में कहा। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ये सब सुनकर सभी एकदम से हैरान हो गए और सभी की आंखों में आंसू आ गए। कमल जी ने फाइल यशी के हाथ से ली और देखने लगे। आदित्य जी को भी अब समझ में आ गया था कि शिजा आरती से रिश्ता क्यों खत्म करना चाह रही थी। जब उसने उनसे कहा था, इसी तड़प से बचाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। सब इसी उधेड़बुन में थे कि क्या करें, कैसे रिएक्ट करें कि तभी शिजा बाहर से दंदनाती हुई अंदर आई और खुशी से चहकते हुए बोली, हेलो एवरीवन। सभी को उदास देखकर शिजा को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तभी पीछे से चिति और रिजुल भी वहां आ गए। आरती अभी नहीं आया था। अरे आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? शिजा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, पर किसी ने भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे
ऐसा भी क्या हो गया? बोलते हुए उसकी नजर जब कमल जी के हाथ में पड़ी रिपोर्ट पर पड़ी तो उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक गए और वो हैरानी से सबके चेहरों को बारी बारी से देखने लगी। रिजुल और चिति को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि और हो क्या रहा है। तभी अजय उठा और उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। इस समय अजय में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिजा का सामना भी कर सके, और करता भी तो कैसे? आखिर बहन है वो उसकी, और जिसे उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार दिया। आज उसी की जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं है। शिजा को अजय का यूं मुंह मोड़कर खड़ा होना बहुत बुरा लगा। वो हिम्मत करके अपने भाई के पास गई और धीरे से बोली, भाई आई एम सॉरी। भाई आप मान लीजिए, भाई डांट लीजिए, पर ऐसे मुंह मोड़कर तो मत खड़े होइए भाई। भाई आज तक आपने कभी भी मुझसे इस तरह से मुंह नहीं मोड़ा भाई। आपने बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरी बड़ी से बड़ी गलती पर भी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, तो मेरी जिंदगी के आखिरी समय पर ऐसे नाराज हो जाएंगे आप? प्लीज भाई। उसकी बात सुनकर सभी रो रहे थे। चिति और रिजुल को समझ में नहीं आ रहा था। रिजुल ने आरती को फोन लगाया पर उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसने आरती को मैसेज ड्रॉप कर दिया, घर जल्दी आ जाए, इट्स इंपॉर्टेंट। भाई प्लीज, मुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी जिंदगी बची है भाई। जिंदगी तो मुझसे पहले ही नाराज है, कम से कम आप तो मुझसे नाराज मत होइए भाई। अगर आप नाराज हो गए तो क्या पता कल ही मैं। शिजा अभी इतना ही बोल पाई थी कि अजय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, तुझसे नाराज नहीं हूँ छोटी, नाराज तो मैं खुद से हूँ। मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया छोटी। मैं तेरे चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छिपी तकलीफ को नहीं देख पाया और ना ही समझ पाया। क्यों छिपाई इतनी बड़ी बात छोटी? क्या तुझे अपने भाई पर जरा भी भरोसा नहीं था? तू एक बार बताती तो मैं जमीन आसमान एक कर देता, तेरे लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर लाता, कुछ भी करता छोटी, पर तुझे कुछ नहीं होने देता। एक बार विश्वास तो करती। विश्वास है भाई, और आपसे किसने कहा कि आप एक अच्छे भाई नहीं बन पाए? आप बहुत अच्छे भाई हैं। आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं, पर आप सभी को दुखी नहीं करना चाहती थी। शिजा ने रोते हुए कहा। कमल जी उसके पास आकर बोली, तो अभी हम क्या खुश हैं बेटा? अभी भी तो दुखी हुए हैं ना? हम तो यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आए थे बेटा, पर यहाँ तुमने ये हमें सरप्राइज कर दिया। हाँ, तो अगर मैं पहले आपको सब कुछ बता देती तो फिर मुझे आप सबके ऐसे रोतलों से चेहरे देखने पड़ते ना, जैसे अभी देख रही हूँ। शिजा ने मासूमियत से कहा। दीपक जी चिति से बोले, बेटा तुम तो बताती, तुमने भी नहीं बताया कुछ। डैड आप किस बारे में बात कर रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चिति ने हैरानी से पूछा तो मीनल जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। चिति और रिजुल सुनकर हैरान हो गए। नहीं अंकल जी, मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, शिजा ने रुंधे गले से कहा। तभी रिजुल उसके पास आकर बोला, इसी वजह से तुम आरती और हम सबके साथ इस तरह से बिहेव करती थी। शिजा ने धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और नीचे कर ली। अजय ने उसे अपने पास बैठाकर पूछा, कब से है ये? शिजा ने धीरे से कहा, आपकी शादी से पहले मुझे चक्कर आते थे और सिर में भी दर्द होता था। वो एक दिन सिर दर्द हो रहा था तो मैं ऑफिस जल्दी आ गई थी। तभी रास्ते में फिर से दर्द हुआ तो वहां से हॉस्पिटल गई, तब टेस्ट हुए और फिर आपकी शादी में आ गए। उनका मेल तो पहले ही आ गया था पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। फिर जब वापस मुंबई आने के कुछ दिन बाद मेरी नजर मेल पर पड़ी तो तब मुझे पता चला। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए कि कितने दिनों से है और इसने भनक तक नहीं लगने दी। तभी अनीता जी बोली, और इसीलिए तूने सूट पहनना शुरू किया था ना? बोल, आप ही तो मुझे देखना चाहती थी ना सूट में, इसलिए मैं आप सबको खुश देखना चाहती थी, ताकि आप सभी को मुझसे लेकर जो भी उम्मीद है मैं पूरी कर सकूं, भले ही कुछ दिनों के लिए ही क्यों ना सही। शिजा ने मासूमियत से कहा। डॉक्टर ने क्या कहा? अजय ने पूछा। इसका इलाज है और शिजा ठीक हो सकती है। शिजा के बोलने से पहले ही मिस्टर सिंघानिया अंदर आते हुए बोले। उन्हें देखकर सभी चौंक गए कि उन्हें कैसे पता चला। आदित्य जी हैरानी से बोले, आप जानते थे?